Welcome to BioSuper NEET classes online. I am Sunil Kumar. The topic for today is reproductive health. स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने रिप्रोडक्टिव हेल्थ का एक टॉपिक हमने कंप्लीट किया था। उसके बाद आज हम नेक्स्ट टॉपिक को हम देखेंगे। और याद रखिए, ये चैप्टर आपको इंटरेस्टिंग जब लगेगा जब आपने ह्यूमन रिप्रोडक्शन आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है। यदि आपने ह्यूमन रिप्रोडक्शन अच्छे से नहीं पढ़ा तो ये आपको बोर लगेगा, लेकिन इसमें बोर होने की कोई बात नहीं है। इस चैप्टर में बोर नहीं होना, क्योंकि इस चैप्टर में हमेशा एग्जाम से 3 से 4 क्वेश्चन, कभी कभी 6 क्वेश्चन तक पूछ लिए जाते हैं अकेले। आपकी ह्यूमन फिजियोलॉजी पूरी पढ़ोगे 2 या 3 क्वेश्चन आएंगे, प्लांट फिजियोलॉजी पूरी पढ़ लोगे 2 या 3 क्वेश्चन होंगे, लेकिन इस चैप्टर को आप पढ़ोगे तो अकेले इस चैप्टर से 4 से 5 क्वेश्चन आएंगे। यानी कि इस चैप्टर का वेटेज ज़्यादा है आपके नीट में भी और बोर्ड में भी, बोर्ड एग्जाम में भी, क्योंकि इस बार बोर्ड का पैटर्न बिल्कुल चेंज है। तो स्टूडेंट्स, बिल्कुल भी हमें लापरवाही नहीं करनी है और टॉप करके आना है पेपर में। बने रहिए मेरे साथ, ठीक है, और निश्चित रूप से आप लोग टॉप करेंगे, मुझे विश्वास है इस बात का, ठीक है। देखिए, एनसीईआरटी का लोगो दिखाई दे रहा है और मैं इसमें 100% मैं एनसीईआरटी फॉलो करूंगा। इस चैप्टर में मुझे एनसीईआरटी से बाहर जाना ही नहीं है। देखिए, कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं जहां एनसीईआरटी को मुझे फॉलो करना पड़ता है 100%, और कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो मुझे बियॉन्ड एनसीईआरटी भी मुझे जाना पड़ता है। वो चीज़ आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, मुझे कहाँ आपको एनसीईआरटी के मुझे बियॉन्ड लेके जाना है और कहाँ मुझे आपको एनसीईआरटी में रखना है, ठीक है। आप तो बस फॉलो करिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारा जो नाम है टॉपिक का वो है पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन एंड बर्थ कंट्रोल। समझ गए होंगे इस बात से आप लोग अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। यानी कि जनसंख्या को हमें नियंत्रण करना है, जनसंख्या को हमें नियंत्रण करना है, और बर्थ कंट्रोल, और जो आपकी पॉपुलेशन की ग्रोथ है और उसको हमें कंट्रोल करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए देख लेते हैं हम। देखिए, सबसे पहला पॉइंट क्या कह रहा है ये, इन वेरियस सेंचुरी एंड ऑल राउंड डेवलपमेंट इन वेरियस फील्ड सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव्ड द क्वालिटी ऑफ life of the people. However, increased health facility along with better living conditions had an explosive impact on the growth of population. देखिए ये कह रहा है, देखिए जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उस वक्त हमारे पास बेटर हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं थी, ठीक है, वो सारी टेक्निक्स नहीं थी, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे आज 70 सालों में गवर्नमेंट ने इतना कुछ कर दिया है। मतलब जो पहले की जो गवर्नमेंट होती थी उन्होंने बिल्कुल ज़मीनी स्तर पर काम किया था। ज़मीनी स्तर पर जैसे कि आपके गांव जाके आपके फीमेल्स हैं, जो प्रेग्नेंट्स फीमेल हैं, उनको जागरूक करना, आशाओं का गांव जाना, ठीक है, जो फीमेल्स प्रेग्नेंट हुई उसका ध्यान रखना, ठीक है, समय पे उसको एडवाइजरी जारी करना, ठीक है। और पहले के टाइम में जो डिलीवरीज जो घर पे होती थी, गवर्नमेंट ने बोला नहीं, ये सब गलत है, ये सब इस तरह से नहीं चलेगा। फिर उसके लिए भी फिर हॉस्पिटल्सों के लिए जागरूक किया गया कि भाई आप लोग हॉस्पिटल्स में जाएंगे, ठीक है। फिर गांव प्राइमरी हेल्थ केयर बनाए गए, हेल्थ केयर सेंटर्स बनाए गए, नई एंटीबायोटिक्स बनाई गई, और उसके अलावा मेडिकल कॉलेज भी बनाए गए। तो धीरे हमारी जो हेल्थ फैसिलिटीज़ में इम्प्रूवमेंट होता चला गया। गवर्नमेंट ने आपके विजुअल मीडिया, ऑडियो मीडिया, इन सब के द्वारा भी गांव प्रचार किया। हालांकि लोगों को पहले ये मुश्किल लगता था, बहुत शर्म आती थी, लेकिन बाद में ये सारी चीज़ें आदत में धीरे आती गई, और आज लोग बाग फॉलो भी करते हैं, जो गवर्नमेंट बताती है उन बातों को फॉलो भी करते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं हम क्या कह रहा है ये। एक मिनट, ये नेक्स्ट पॉइंट आता है आपके लिए। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, कह रहा है, ये देखिए पॉइंट आ रहा है आपके आगे, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बाय कंट्री।
लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब होता है कि हमारे किस कंट्री में किस एज के पीपल्स अधिक है। जैसे कि मानो इंडिया में 40 से 45 के पीपल्स अधिक हैं, 15 इयर्स के पीपल्स अधिक हैं, किसी और कंट्री में किस एज के पीपल्स अधिक हैं। यदि मैं एक जनरल में आपसे समानता में आपसे बात करूं कि यदि सबसे यंग पॉपुलेशन वाला देश है तो वो कौन सा है, तो वो इंडिया और चाइना है, ठीक है। और यदि सबसे ओल्ड पॉपुलेशन वाला देश है तो वो कौन सा है, वो है जापान। देखिए उल्टा है सिस्टम, ठीक है। हमारे यहाँ यंग पॉपुलेशन है और जापान में सबसे अधिक ओल्ड पॉपुलेशन है। तो हमारे यहाँ जो पॉलिसी पे गवर्नमेंट काम कर रही है वो कर रही है हम दो हमारे दो पे, क्योंकि हमें जो पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट है उसको हमें कंट्रोल करना है। और जापान है, जापान कहता है नहीं भाई, आप यदि आपके एक आपके बेबी हुआ तो भाई गवर्नमेंट खर्चा उठाएगी, यदि 2 हुए तो आपको जो सरकारी नौकरी मिलेगी, यदि 3 हुए तो पूरी जिम्मेदारी बच्चों की सरकार की होगी। तो उल्टा सिस्टम है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं आपसे। ये अलग अलग देखिए सब दिया हुआ है, अफ्रीका, रसिया, इंडिया, चाइना, यूनाइटेड स्टेट, इजराइल, फ्रांस, सबका अलग अलग दिया हुआ है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। किस ईयर के लोग ज़्यादा हैं, किस ईयर के आपके व्यक्ति इंडिया में कितने हैं, सब अलग अलग दिया हुआ है, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं स्टूडेंट्स आपसे। देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, द वर्ल्ड पॉपुलेशन विच हैज़ अराउंड 2 बिलियंस 2019 रॉक टू अबाउट 6 मिलियन बाई 2000 एंड 7.2 बिलियन इन 2011। अब देखिए ये कह रहा है, देखिए पहले हमारी जनसंख्या थी 2 बिलियंस हमारी जनसंख्या थी, ठीक है। फिर उसके बाद धीरे धीरे हमारी सन 2000 में 6 बिलियन पॉपुलेशन हो गई। उसके बाद 2011 में हमारी जो जनसंख्या है वो 7.2 बिलियंस हो गई। ये सब कैसे हुआ, धीरे धीरे जब हमारी हेल्थ फैसिलिटीज़ डेवलप हुई, हमारा जब हेल्थ फैसिलिटीज़ डेवलप हुई तो उस समय हेल्थ फैसिलिटीज़ डेवलप होने के बाद जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट था, बच्चों के जो मरने की जो संख्या थी वो कम हो गई। जन्म होते ही जो बच्चे मरते थे उनकी जनसंख्या कम हो गई, ठीक है। वो सारी चीज़ें रुक गई, ठीक है। और जो आपका मदर का मोर्टेलिटी रेट था, ठीक है, बच्चों के जन्म देते ही मदर मर जाती थी, वो सारी चीज़ें बिल्कुल थम गई। तो उससे क्या हुआ, धीरे धीरे हमारी पॉपुलेशन बढ़ी और 2011 में हमारी जो जनसंख्या आई है वो 7.2 बिलियंस निकल के आ रही है। अब गवर्नमेंट क्या कर रही है, अब इसको अब कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं आपसे हम। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है ये, देखिए नेक्स्ट पॉइंट कहता है ए सिमिलर ट्रेंड्स वाज ऑब्जर्व्ड इन इंडिया टू, ठीक है। आवर पॉपुलेशन which has approximately 350 millions at the time of our independence reached close to the billions mark by 2000 and across 1.2 billion in 2011। ये कह रहा है, देखिए जैसा हमारा इंडिया में चल रहा है भाई, V2 आवर 2 वाली पॉलिसीज़ गवर्नमेंट चला रही है, लेकिन चाइना ने क्या चलाया, हम 2 और हमारा 1, यदि दूसरा हुआ तो जेल में डाल दिए जाओगे। चाइना ने इस तरह से अपना चलाया, ठीक है। लेकिन इंडिया ने हम 2 हमारे 2 पर बहुत काम किया और धीरे धीरे और पॉपुलेशन को कंट्रोल कर रही है, ठीक है। और आपके सोचिए 1 अरब 20 करोड़ से ऊपर आज हमारी जनसंख्या हो गई है। और इसको कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने ये जो अभियान चलाया है हम 2 हमारे 2 पे, और इससे मात्र 2% हमारी पॉपुलेशन कंट्रोल हो पाई है। जो इंक्रीजमेंट हो रहा था पॉपुलेशन में, जो ग्रोथ बढ़ रही थी पॉपुलेशन की, उसमें केवल 2% ही सुधार हो पाया है। यदि आप 2% भी मानेंगे तो भी बहुत बड़ा आंकड़ा हो गया ये अपने आप में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं आपसे हम। देखिए ये देखिए
ए रैपिड डिक्लाइन इन डेथ रेट, मैटरनल मोर्टेलिटी MMR and infant mortality rate as well as increase in number of peoples and reducible age are probable reason for this। देखिए मैंने आपको बताया था जब हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ में जब सुधार हुआ तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट और मैटरनल मोर्टेलिटी रेट दोनों एकदम थम गए और पॉपुलेशन ग्रोथ कर गई। और पहले के और ये मान के चलिए जिस वक्त हमारी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ में जब कोई सुधार नहीं था तो उस वक्त के लोग ज़्यादा 40, 45, 50 की एज तक जीते थे। और इम्प्रूवमेंट हुआ, नई नई वैक्सीन आई तो 60 की एज हो गई, फिर 80 हो गई और आज तो 100 साल तक व्यक्ति जीता है। ये बहुत पुरानी आपको मैं बात बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं आपसे हम। देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है ये, थ्रू आवर RCH प्रोग्राम। अब आपके लिए एक होमवर्क दे रहा हूं मैं स्टूडेंट्स, कमेंट्स बॉक्स में लिख भेजिए RCH का फुल फॉर्म क्या होता है। ये आपके लिए होमवर्क है स्टूडेंट्स, RCH का फुल फॉर्म भेजिए मुझे, कमेंट्स बॉक्स में लिख भेजिए, ठीक है। ये आपको होमवर्क दिया है। थ्रू वी कुड ब्रिंग्स डाउन द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, इट वाज ओनली मार्जिनल। तो देखिए RCH प्रोग्राम चलाया था, ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट ने RCH प्रोग्राम के अंदर ले ली सारी। आपका बच्चे का जिन बच्चों का जन्म हुआ है, जो 0 ईयर्स के बेबी हैं उनका ध्यान रखना, और प्रेग्नेंट फीमेल का ध्यान रखना, और डिलीवरी के बाद भी ध्यान रखना, ठीक है। और उसके अलावा आपके सारी गवर्नमेंट जो निःशुल्क जो गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ मिलती हैं वो सारी चीज़ें प्रोवाइड कराना, ठीक है। समय समय पे डॉक्टर्स का चेकअप, ये सारी चीज़ें RCH प्रोग्राम के अंदर ले ली गई, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन होमवर्क ज़रूर भेजिए मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख के RCH का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। मैं देखना चाहता हूँ आप लोग ध्यान दे रहे हैं या नहीं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। देखिए अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस रिपोर्ट द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट वाज लेस देन 2%, ठीक है, ए रेट डेट विच आवर पॉपुलेशन कुड इंक्रीज रैपिडली। मैंने आपको बताया देखिए 2011 की रिपोर्ट के अनुसार मात्र 2% ही हमारी जो ग्रोथ रेट है उसमें उसको कंट्रोल किया गया है, और ये 2% भी बहुत होता है अपने आप में। ये जो पॉइंट है ये पॉइंट इस बात को आपको समझाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स। एक चीज़ और देखिए, यदि पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट नहीं गिरा तो क्या होगा, धीरे धीरे हमारे हैबिटेट्स में प्रॉब्लम आएगी भाई, रहने की जगह नहीं बचेगी, फूडिंग की प्रॉब्लम्स बहुत हो जाएगी, आपके हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ में प्रॉब्लम आ जाएगी, इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाएंगी, ठीक है, और कई सारे रिसोर्सेज में भी प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। तो ये सारी प्रॉब्लम्स का सामना हमें करना पड़ सकता है यदि हमारी पॉपुलेशन नहीं रुकी, और इतनी जॉब्स भी नहीं है, इतनी पॉपुलेशन है। तो इसलिए गवर्नमेंट क्या करती है, एग्ज़ाम लेती है और बोलती है जो हमारा एग्ज़ाम पास करेगा उसको गवर्नमेंट जॉब मिलेगा। पहले के टाइम में पॉपुलेशन इतनी नहीं थी तो गवर्नमेंट जॉब आसानी से मिलते थे, क्योंकि पॉपुलेशन इतनी थी नहीं और इतनी गवर्नमेंट जॉब थी, और गवर्नमेंट्स को एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत थी तो गवर्नमेंट ऐसे ही रख लेती थी उस टाइम पे। लेकिन आज ऐसा बिल्कुल नहीं है, और ये सब क्यों हो रहा है, पॉपुलेशन ग्रोथ कर रही है हमारी, इसलिए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं आपसे। सच एन अलार्मिंग ग्रोथ रेट कुड लीड्स टू एंड एब्सोल्युटली scarcity of even the basic requirement food, shelter, clothing in spite of significantly progress made in those areas। अब मैंने आपको बताया था जब ग्रोथ रेट बढ़ेगा तो आपके रहने की जगह, खाने की जगह, ठीक है, कपड़ा और आपके इकोनॉमिकल्स प्रॉब्लम, जॉब्स, ये सारी चीज़ें आपके लिए मुसीबत बन के खड़ी हो जाएंगी, और आज भी कई जगहों पर ऐसा हो रहा है। यदि मैं आपसे मुंबई की मैं आपसे बात करूं एक एग्जांपल के तौर पे, तो मुंबई के अंदर क्राउड भर के है, आप स्टेशन में अंदर भीड़ के साथ ही चढ़ जाएंगे और भीड़ के साथ ही नेक्स्ट स्टेशन पर आप नीचे उतर जाएंगे। बॉम्बे के अंदर हर एक पॉश एरिया के पास में एक स्लम बस्ती बनी हुई है,
देखिए हर जगह पर जो फ्लैट मिलते हैं वो BHK के रूप में मिलते हैं, 2 BHK 3 BHK। लेकिन दिल्ली में लेकिन बॉम्बे में एक नियम है कि 1 RK। RK का मतलब आपने BHK सुना है, RK नहीं सुना। 1 RK यानी कि एक रूम और छोटी सी किचन और बाहर जरा सी बालकनी मिल जाएगी जहाँ पर दो व्यक्ति लटक कर सो जाएं। ठीक है, तो वहाँ इतना बड़ा हैबिटेट्स का प्रॉब्लम है क्योंकि पॉपुलेशन ग्रोथ कर रही है तेज़ी से, इसलिए प्रॉब्लम्स खड़ी हो रही हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं आपसे स्टूडेंट्स। ये कह रहा है देखिए, देयर फॉर द गवर्नमेंट वाज फोर्स टू टेक अप सीरीज मेजर टू चेक दिस पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। अब गवर्नमेंट भी इन चीज़ों को कंट्रोल करने का प्रयास कर रही है हर संभव। ठीक है, अब देखिए, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम इज़ टू मोटिवेट स्मॉलर फैमिलीज बाय यूजिंग वेरियस कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। अब देखिए गवर्नमेंट जो इन चीज़ों को रोकने का प्रयास कर रही है वो आपके कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स चला रही है। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स कई प्रकार के होते हैं, आपके ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स भी होते हैं, बैरियर मेथड्स भी होते हैं, आईयूडीज भी होते हैं, इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस भी होती हैं, ये सारी चीज़ें। अब गवर्नमेंट अब इन चीज़ों पर ध्यान दे रही है। गवर्नमेंट इन चीज़ों के लिए लोगों को मोटिवेट कर रही है, समझा रही है कि भाई इन चीज़ों का यूज़ करो, जिससे आपकी पॉपुलेशन भी कंट्रोल में रहेगी और आपको आने वाले समय में कोई प्रॉब्लम्स भी क्रिएट नहीं होंगी। अब देखिए, अभी डिस्कस कर लेते हैं आपसे नेक्स्ट पॉइंट। ये कह रहा है देखिए, यू माइट हैव सीन एडवर्टाइजमेंट इन द मीडिया एज वेल एज पोस्टर बिल्स ETC showing a happy kid with 2 children with a श्लोक हम दो हमारे दो, we two our two। देखिए, तो गवर्नमेंट ने देखिए कई सारे मीडिया में इस तरह के प्रचार करवाए, टीवी में प्रचार करवाए, रेलवे में टिकट मिलता है वहाँ पर साइड में लिखवाया, ट्रेनों पे लिखवा के चलाया। मतलब कई सारे इस तरह के रेडियो, टीवी, प्रिंट मीडिया, कई तरह के एडवर्टाइजमेंट करवाए, हम दो हमारे दो जैसे, और गवर्नमेंट ने इस चीज़ पर कंट्रोल करना धीरे धीरे शुरू कर दिया। चलिए अब देखिए, कह रहा है मैनी कपल्स मोस्टली द यंग अर्बन वर्किंग वन हैव इवन एडॉप्टेड एंड 1 चिल्ड्रन नॉर्म्स। अब देखिए गवर्नमेंट ने हम दो हमारे दो जैसे स्लोगन्स चलाए और उस पर काफ़ी काम कर रही है गवर्नमेंट आज भी। लेकिन एक ट्रेंड और होता है कि भाई एक कपल है, उसने मैरिज किया, मैरिज करने के बाद एक कपल बोलता है कि भाई अभी मैं इकोनॉमिकल मेरी जो स्थिति है वो अभी ठीक नहीं है, मैं अभी अपनी इकोनॉमिकल स्थिति को सही कर लूँ, उसके बाद हम कोई बेबी प्लान करेंगे। और यदि बेबी प्लान नहीं किया तो वो आजकल जो सिटीज़ हैं उनमें एडॉप्ट करने का भी काम चल रहा है कि भाई हम एडॉप्ट कर लेंगे चिल्ड्रन। बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एडॉप्ट कर लो आप, ठीक है। तो इस तरह की भी कई सारी अब लोगों की जो विचारधारणाएं बदल रही हैं, समय के अनुसार चेंजिंग लोगों में आ रही है और जागरूकताएं भी आ रही हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं आपसे। फिर देखिए, गवर्नमेंट ने सिचुएशन रेजिंग ऑफ मैरिजेबल एज ऑफ द फीमेल्स to 18 years and that of males to 21 years and increasing given to couples with small families are two of the other measures that to tackles this problem। अब देखिए गवर्नमेंट ने और क्या चलाया, गवर्नमेंट ने बोला भाई देखिए, अब देखिए जो कपल्स है उसकी जो एक सही एज होती है फीमेल्स की 18 इयर्स की एज होनी चाहिए कम से कम भाई मैरिज के लिए, और मेल की 21 की एज होनी चाहिए मैरिज के लिए। ठीक है, तो उससे क्या है, जो फीमेल्स है उसकी बॉडी की फिजियोलॉजी पर कोई असर नहीं कोई असर नहीं पड़ेगा। जैसे कुछ फीमेल्स क्या है कम एज में ही क्या है मदर डिलीवरीज हो जाती है तो उनकी बॉडी की फिजियोलॉजी पे कहीं हद तक असर पड़ जाता है, लेकिन बाद में रिकवर हो जाती है। तो गवर्नमेंट ने भी एक नियम निकाल दिया भाई फीमेल्स की एज 18 होनी चाहिए मैरिज के लिए और मेल की 21 होनी चाहिए। गवर्नमेंट ने फिर इस चीज़ पे भी ध्यान दिया, ये भी एक बड़ी समस्या बन के निकल के आ रही थी। अब देखिए, लेट अस डिस्क्राइब सम ऑफ द कॉमनली यूज्ड
कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स विच हेल्प प्रिवेंट अनवांटेड प्रेगनेंसीज। भाई देखिए गवर्नमेंट ने जब लोगों को जब जागरूक किया, भाई लोगों को जागरूक किया किसके लिए, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के लिए जागरूक किया। और कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स ये आपके मान के चलिए ये आपको जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज़ होती हैं उनसे बचाती है। ये आपके जितने भी जैसे कि आपके सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज़ से तो बचाएगी, उसके अलावा आपके जैसे कि जिसको फ़िलहाल में कोई बेबी की रिक्वायरमेंट नहीं है वो लोग भी इसको यूज़ करते हैं, ठीक है ना स्टूडेंट्स। और जो अनवांटेड प्रेगनेंसीज हो जाती हैं, जो नहीं चाहते हैं तो भी हो जाती हैं प्रेगनेंसीज, तो उसमें भी कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स का बेटा यूज़ किया जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। एक मिनट स्टूडेंट्स रुक जाइए ज़रा सा, हाँ अभी थोड़ा सा टाइम है, बने रहिए स्टूडेंट्स मेरे संग, कोई दिक्कत नहीं है। एन आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव शुड बी यूज़र। अब देखिए जो एक अच्छा एक कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स होना, जो एक अच्छे जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हो, जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स एक बेटर क्वालिटी के होने चाहिए। और उन बेटर क्वालिटी में क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, देखिए जैसे कि यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए, यानी कि जब उसको यूज़ किया जाए तो उसमें कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं होनी चाहिए, ईजिली अवेलेबल हो, मार्केट में आसानी से मिल जाए कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, ठीक है। और प्रभावशाली होना चाहिए, यूज़ करते समय कोई फटे नहीं, ठीक है। और रिवर्सेबल होना चाहिए, यानी कि उसको यूज़ करके उसको फेंक दिया जाए, विद नो और लीस्ट साइड इफ़ेक्ट, और उसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होने चाहिए, ठीक है। और कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स मेल और फीमेल दोनों के अवेलेबल होते हैं मार्केट में, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं आपसे। इट आल्सो शुड इन नो वे इंटरफेयर विद द सेक्सुअल ड्राइव, डिज़ायर एंड और द सेक्सुअल एक्ट ऑफ द यूज़र्स। अब देखिए और कैसा होना चाहिए भाई, इंटरकोर्स के दौरान भाई उसकी जो सेक्सुअल जो ड्राइव है वो बिल्कुल कमज़ोर नहीं होनी चाहिए। डिज़ायर मतलब लिबिडो, एक वर्ड आता है लिबिडो मीन्स जो सेक्सुअल एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें कमी नहीं आनी चाहिए, ठीक है। और यूज़ आसानी से होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं आपसे। आप लोग समझ रहे होंगे हर चीज़ को। ए वाइड रेंज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स आर प्रेजेंटली अवेलेबल विच कुड बी ब्रॉडली grouped into the following categories, namely natural method, traditional, barrier, IUD, oral, contraceptive, injectable, implantation and surgical method। देखिए अब क्या कह रहा है, देखिए आज जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हैं वो मेल्स फीमेल्स के बड़ी मात्रा में आज मार्केट में अवेलेबल हैं, जैसे कि कुछ नेचुरल मेथड भी होते हैं, बैरियर मेथड होते हैं, IUDs होते हैं, इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस होती हैं, ओरल मेथड्स होते हैं, इंजेक्टेबल मेथड्स होते हैं जिसको इम्प्लांट किया जाता है, कुछ सर्जिकल मेथड्स होते हैं, ठीक है, जिसको डॉक्टर ही करता है, और IUDs मेथड्स को भी डॉक्टर ही करता है, जो एक्सपर्ट डॉक्टर और नर्सेज होती हैं। चलिए अभी आगे मैं आपको नेचुरल मेथड भी बताऊंगा क्या होता है, ठीक है। एक मिनट स्टूडेंट्स, थोड़ा सा आगे बढ़ गया है, थोड़ा सा मैं इसको नीचे कर लूँ मैं, एक मिनट बेटा बने रहिए मेरे संग। थोड़ा सा क्या है, बहुत मुझे बड़ा धीरे धीरे मुझे चलाना पड़ता है इसको, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे थे हम। अब देखिए एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव जो मेथड है उसमें और क्या क्या देखिए क्वालिटीज़ होनी चाहिए। देखिए यहाँ पर फिर लिखा हुआ है एक्सपेंसिव होना चाहिए, इनएक्सपेंसिव यानी कि सस्ता होना चाहिए, ईजिली सिंपल यूज टू विद मिनिमम साइड इफ़ेक्ट, और सस्ता होना चाहिए और आसानी से उसको हम यूज़ कर सकें और मार्केट में आसानी से मिल सके, और साइड इफ़ेक्ट ना हो उसके, रैपिडली रिवर्सेबल हो और उसको हम उसको हटा के नया यूज़ कर सकें। रैपिडली रिवर्सेबल का मतलब होता है, ठीक है। फिर हाईली इफ़ेक्टिव होना चाहिए, यानी कि हाईली इफ़ेक्टिव का मीन्स प्रभावशाली अधिक होना चाहिए, इंटरकोर्स करते समय मेल फीमेल दोनों को आनंद आना चाहिए, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं आपसे बेटा। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है ये, अब देख लेते हैं। देखिए नेचुरल मेथड के बारे में हम बात कर लेते हैं। लिखा हुआ है नेचुरल मेथड। जो नेचुरल मेथड होता है
ये कह रहा है नेचुरल मेथड वर्क ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ अवॉइडिंग चेंजेस ऑफ द ओवम एंड स्पर्म मीटिंग। ये कह रहा है जो नेचुरल मेथड होता है, इस नेचुरल मेथड में स्पर्म की टाइमिंग और ओवम की टाइमिंग को अलग अलग कर दिया जाता है, यानी कि जब स्पर्म आएगा तब ओवम नहीं मिलेगा, जब ओवम आएगा तब स्पर्म नहीं मिलेगा। इसको हम बोलते हैं नेचुरल मेथड। अब ये आता है पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, ABSTINENCE, एब्स्टिनेंस। Periodic abstinence is one such method in which the couple avoid or abstain from coitus from day 10 to 17th day of the menstrual cycle when ovulation could be accepted। ये कह रहा है, देखिए अब ये जो पीरियोडिक एब्स्टिनेंस का मतलब होता है कि जब आपका 10th जब आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल्स जब स्टार्ट होती हैं पीरियड 1 से और 17 डेज तक, ठीक है, 1 से 17 डेज तक जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती हैं तो 1 से 17 दिन के बीच में यदि इंटरकोर्स हो जाता है तो आपके प्रेगनेंसी के चांसेस बन जाते हैं। तो इसको बोलते हैं पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस कंडीशन में कभी कभी क्या करते हैं, यदि कोई भी एक ट्रेडिशनल मेथड क्या होता है कि भाई जो पीरियोडिक एब्स्टिनेंस हो रहा है, यदि आप किसी बैरियर मेथड का यूज़ नहीं कर रहे तो आप उसमें ट्रेडिशनल मेथड्स भी आप कुछ यूज़ कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ट्रेडिशनल मेथड्स जैसे कि मैं बात करूं आपसे, भाई जब सीमेन जब रिलीज़ होने वाला होता है तो सीमेन के रिलीज़ होने से पहले आप जो पेनिस है उसको आप एजुकुलेट कर लेंगे, आप बाहर कर लेंगे। उससे क्या है सर्वाइवल और तो उससे क्या है प्रेगनेंसी के चांसेस होते हैं लेकिन कम हो जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं आपसे। देखिए, एज चेंजेस ऑफ द फर्टिलाइजेशन आर वेरी हाई ड्यूरिंग दिस पीरियड इट इज़ कॉल्ड फर्टाइल पीरियड। और ये जो 10 से 17 डेज होता है ये फर्टाइल पीरियड होता है। इस टाइम पे चांसेस भी अधिक बन जाते हैं प्रेगनेंसी के। ठीक है, यदि इंटरकोर्स हो जाता है तो। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं आपसे स्टूडेंट्स। देखिए, देयरफॉर अतः बाय एब्स्टेनिंग फ्रॉम क्वाइटस, देखो क्वाइटस और इंटरकोर्स दोनों का मतलब एक ही होता है। ठीक है, ड्यूरिंग दिस पीरियड कॉन्ट्रासेप्शंस कुड बी प्रिवेंटेड। ठीक है, और इस टाइम पे आप जो है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स का भी आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अब देखिए, विड्रॉ आवर क्वाइटस इंटरप्शंस इज अनदर मेथड इन विच मेल पार्टनर विड्रॉज his penis from the vagina just before ejaculate so as to avoid insemination। मैंने आपको बताया था जो ट्रेडिशनल मेथड होता है उसमें क्या होता है, भाई जब मेल फीमेल जब इंटरकोर्स कर रहे हैं तो उस समय पर यदि आपने कोई बैरियर मेथड यूज़ नहीं कर रहे हैं तो पेनिस से क्या है आपका जब आपका सीमेन निकलना होता है तो सीमेन के निकलने से पहले आप जब पेनिस को आप एजुकुलेट कर लेते हैं तो सीमेन बाहर रह जाता है, लेकिन कुछ हद तक चांसेस भी बने रहते हैं इसमें भी प्रेगनेंसी के। ठीक है स्टूडेंट्स, याद रखिए। मैं चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं आपसे। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है ये, एक मिनट थोड़ा सा मैं और हाँ, अब देखिए, लैक्टेशन एमोनेरिया एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन मेथड इज बेस्ड ऑन द fact that ovulation and therefore the cycle do not occurs during the period of instead lactation following parturition। ये कह रहा है, देखिए लैक्टेशन एमोनेरिया का मीन्स होता है जब बेबी का जब जन्म होता है तो जन्म से लेके आपके आफ्टर 6 मंथ तक उस टाइम तक आप क्या है जब फीटस होता है। एक मिनट स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम हो रही है इसमें ज़रा सा, एक मिनट में इसमें रुक जाइए, प्रॉब्लम हो रही है, प्रॉब्लम हो गई थी, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी। चलिए डिस्कस करते हैं यहाँ से। लैक्टेशनल एमोनेरिया की हम ऊपर बात कर रहे थे। देखिए, जब क्या होता है, जब कुछ प्रेग्नेंट फीमेल्स होती हैं, जो प्रेग्नेंट फीमेल्स होती हैं उनका क्या है, जो पार्टुरेशन होता है, जो डिलीवरी ऑफ द बेबी होता है, तो डिलीवरी ऑफ द बेबी से लेके 6 मंथ तक क्या है फीमेल्स प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। ठीक है, और वो कितना भी इंटरकोर्स बीच में कर ले। ठीक है, ये बॉडी की आपकी फिजियोलॉजी का हिस्सा होता है।
और इसको हम बोलते हैं लैक्टेशनल एमोनेरिया। ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि उस टाइम पे जो फीटस होता है वो क्या है, एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीडिंग पे होते हैं फीटस। ठीक है स्टूडेंट्स, फीटस ना बोल के मैं ऑफस्प्रिंग बोलूँगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं आपसे। देखिए, देयर फॉर एज लॉन्ग एज देन मदर ब्रेस्ट फीडिंग द चिल्ड्रन फुली चेंज ऑफ कॉन्सेप्शन आर ऑलमोस्ट नील। मैंने आपको बताया कि बच्चे के जन्म से लेकर 6 महीने तक जो है फीमेल प्रेग्नेंट नहीं हो सकती है, क्योंकि उसको लैक्टेशनल एमोनेरिया होता है। एक्सक्लूसिवली क्या होता है, ब्रेस्ट फीडिंग पे होता है ऑफ स्प्रिंग्स, इसलिए। ठीक है, हाउएवर दिस मेथड हैज़ बीन रिपोर्टेड टू बी इफेक्टेड ओनली अप टू ए मैक्सिमम पीरियड ऑफ 6 मंथ फॉलोइंग पार्टूरेशन। मैंने आपको बताया था पार्टूरेशन मीन्स डिलीवरी ऑफ द बेबी। ठीक है, मैंने समझा दिया और यही चीज़ एनसीईआरटी में लिखी हुई है। अब ये कह रहे हैं, देखिए, एज नो मेडिसिन्स और डिवाइसेस आर यूज्ड इन दीज मेथड, साइड इफेक्ट आर ऑलमोस्ट नील, चेंज ऑफ फेलियर्स थ्रू ऑफ दिस मेथड्स आर आल्सो हाई। देखिए, इसमें कोई भी मेडिकल, इसमें कोई भी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स की यूज़ नहीं, इस समय कोई भी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स का यूज़ ना करो तो भी आपका प्रेग्नेंट नहीं होंगी फीमेल्स। ठीक है, जन्म से लेके 6 महीने तक बच्चे के। ठीक है, और आपके और इसमें कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा और पॉसिबिलिटीज़ भी नील होंगी प्रेग्नेंट होने की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस, ये मैंने आपको लैक्टेशनल एमोनेरिया का मतलब क्या होता है मैंने वो बताया है आपको। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट पॉइंट आपसे डिस्कस कर लेते हैं हम। ये कह रहे हैं, देखिए, इन बेरियर मेथड्स ओवम एंड स्पर्म आर प्रिवेंटेड फ्रॉम फिजिकली मीटिंग विद द हेल्प ऑफ बैरियर्स, सच मेथड्स आर अवेलेबल फॉर बोथ मेल्स एंड फीमेल। देखिए, जो बैरियर मेथड्स होते हैं वो मेल और फीमेल्स दोनों के लिए होते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं आपको एक बैरियर मेथड में आपको दिखा पा रहा हूँ, ये थोड़ा सा मैं नीचे कर रहा हूँ, 1 मिनट स्टूडेंट्स रुक जाइए। ये आप एक बैरियर मेथड देख पा रहे हैं, ये मेल का बैरियर मेथड है, ये फीमेल्स का ये बैरियर मेथड है। ठीक है, मार्केट में इजीली अवेलेबल होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं आपसे। ये नेक्स्ट पॉइंट देखिए आप, नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, ये कॉन्डम्स आर बैरियर मेथड ऑफ थिन रबड़। जो कॉन्डम्स होते हैं वो आपके पतली रबड़ के होते हैं, लेटेक्स शीट होती है, उनकी ऊपर लेटेक्स शीट होती है, डेट आर यूज टू कवर द पेनिस इन द मेल। और ये कॉन्डम्स क्या करते हैं, ये मेल की जो पेनिस होती है उसको पूरा कवर कर लेते हैं, और फीमेल के अंदर जो कॉन्डम्स होते हैं वो वेजाइना का जो सर्विक्स वाला पार्ट होता है फीमेल का, उसको फीमेल कॉन्डम्स कवर कर लेते हैं। ठीक है, जस्ट बिफोर क्वाइटस, और ये सब चीज़ें क्वाइटस से पहले की जाती हैं, यानी कि इंटरकोर्स से पहले की जाती हैं। डेट द एजुकेटेड सीमेन वुड नॉट एंटर इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक। ठीक है, डेट कैन प्रिवेंट कॉन्सेप्शंस, और इसको यूज़ करने से क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में क्या होता है, सीमेन का एजुकुलेशन नहीं होता और उससे आपके स्पर्म की एंट्री नहीं हो पाती फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक में, और प्रेगनेंसी रुक जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये बैरियर मेथड का इस तरह से यूज़ होता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं आपसे। देखिए, निरोध इज ए पॉपुलर ब्रांड ऑफ कॉन्डम्स फॉर द मेल। देखिए, अब एक सबसे पहले गवर्नमेंट ने चलाया था, तो एक निरोध के नाम से एक पॉपुलर ब्रांड चलाया था, ये एक सरकारी ब्रांड है। ठीक है, और ये बहुत फेमस हुआ, और आज भी आपको सरकारी हॉस्पिटल्स में आपको ये मिल जाते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में। ठीक है, चले मत जाना, अभी लेने। यूज ऑफ condoms has increased in recent year due to its additional benefit of protection of the users from contraction, STD और AIDS। देखिए, इन बैरियर मेथड्स का देखिए यूज़ करने से आपके जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज़ हैं, STD हैं, एड्स हैं, इनसे आपको क्या है, प्रोटेक्शन मिलता है इनसे, क्योंकि कई सारे मेल्स और फीमेल्स क्या है, मल्टी पार्टनर्स के साथ इंटरकोर्स करते हैं, तो वो कभी कभी इन चीज़ों का यूज़ नहीं करते, और ये बिल्कुल ही रॉन्ग है।
इससे क्या है, इससे सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज होने की अधिक संभावनाएं बन जाती हैं। बोथ द मेल एंड द फीमेल कॉन्डम्स आर डिस्पोजेबल, कैन बी सेल्फ इंसर्टेड एंड देयर बाई गिव्स प्राइवेसी टू द यूजर्स। अब देखिए इसका यूज़, जो कॉन्डम्स का यूज़ करने के बाद इसको क्या है, ये एक बार यूज़ करने के बाद इसको अब दोबारा यूज़ नहीं कर सकते, ये जो है डिस्पोजेबल होता है, इसको यूज़ करने के बाद फेंक दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। अब देखिए हम फीमेल बैरियर मेथड्स की बात कर लेते हैं। फीमेल बैरियर मेथड्स में देखिए डायफ्राम, सर्वाइकल कैप एंड वॉल्स। एक डायफ्राम होता है, फीमेल्स ये आपके फीमेल के आपके कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हैं, फीमेल के बैरियर मेथड्स हैं डायफ्राम, सर्वाइकल कैप एंड वॉल्स आर यूज्ड बैरियर मेथड ऑफ रबड़, और ये किसके होते हैं, रबड़ के होते हैं। डाटा इंसर्टेड इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, और इन सब चीज़ों को डायफ्राम, सर्वाइकल कैप, वॉल्स ये रबड़ के बने होते हैं और इसको फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक को इससे कवर किया जाता है। ठीक है, सर्विक्स ड्यूरिंग कॉइटस। ठीक है, इससे सर्विक्स को क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में जो सर्विक्स होता है उसको कवर कर दिया जाता है इन चीज़ों, इनमें से कोई भी चीज़ ले लो उसकी हेल्प से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं आपसे हम। देखिए दे प्रिवेंट कॉन्सेप्शन बाय ब्लॉकिंग द एंट्री ऑफ स्पर्म थ्रू द सर्विक्स, दे आर रीयूजेबल। देखिए एक बार इसका यूज़ करने से क्या होता है, सर्विक्स ब्लॉक हो जाता है और स्पर्म की एंट्री रुक जाती है। अब ये रीयूजेबल होता है, एक बार यूज़ करने के बाद ये 10 साल तक या आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अब और इसके अंदर स्पर्मिसाइडल क्रीम, जेलीज एंड फॉर्म्स आर यूजली यूज्ड अलॉन्ग विद दीज बैरियर्स टू इंक्रीज द कॉन्ट्रासेप्टिव इफिशिएंसी, और ये भी एक प्रभावशाली कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स में से एक है, और इसमें स्पर्मिसाइडल कुछ क्रीम भी होती हैं। देख सकते हैं आप, ये स्पर्मिसाइडल क्रीम भरी हुई है, इसमें ये डायफ्राम लगा हुआ है, ये वेजाइना वाला पार्ट है स्टूडेंट्स। ठीक है, चलिए और बेटर दिखा देता हूँ आपको एक डायग्राम, देख लीजिए आप लोग, एक डायग्राम और दिखा दिया है। देखिए ये डायफ्राम है हाथ में और ये स्पर्मिसाइडल, इसमें क्रीम डाली जा रही है और ये इस तरह से लगाया जा रहा है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं आपसे हम। ये आप देख पा रहे हैं, ये स्पर्मिसाइडल क्रीम है, मार्केट में बहुत इजीली अवेलेबल होती है ये स्पर्मिसाइडल क्रीम। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं आपसे। अनदर इफेक्टिव एंड पॉपुलेशन, ये कह रहा है अनदर इफेक्टिव एंड पॉपुलेशन मेथड्स द यूज़ ऑफ इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस। अब देखिए जो दूसरा एक इफेक्टिव, जो एक प्रभावशाली जो तरीका है वो है इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस। आजकल इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस के लिए भी क्या है, डॉक्टर्स इसके लिए प्रिस्क्राइब्ड कर रहे हैं। ठीक है, दीज डिवाइसेस आर इंसर्टेड बाय डॉक्टर और एक्सपर्ट नर्सेस इन द यूट्रस थ्रू वेजाइना। अब देखिए ये जो यूज़ की जाती हैं, जो आईयूडीज़ का यूज़ होता है इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस का, इसमें डॉक्टर और एक्सपर्ट नर्सेस का डॉक्टर और एक्सपर्ट जो नर्सेस होती हैं उनकी हेल्प से आईयूडीज़ का यूज़ किया जाता है इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस का। ठीक है, द इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस आर प्रेजेंटली अवेलेबल एज द नॉन मेडिकेटेड। जैसे कि कुछ इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस होती हैं जो नॉन मेडिकेटेड होती हैं, जैसे कि एग्जांपल है लिप्पेलूप। ठीक है, कॉपर रिलीजिंग आयंस, और कुछ इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस ऐसी होती हैं जो कॉपर रिलीजिंग आयंस होती हैं, जो कॉपर को रिलीज़ करती हैं। इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस लगाने के बाद कॉपर आयन रिलीज़ होता है, और कॉपर आयन का एक काम होता है, वो क्या करता है, स्पर्म की जो मोटिलिटी होती है उसको बिल्कुल कम कर देता है। ठीक है, CUT, CU7, ठीक है, एंड द हार्मोन रिलीजिंग आयोडी। ठीक है, और LNG-20। देखिए कुछ हार्मोन रिलीजिंग भी आयोडीज होती हैं, कॉपर रिलीजिंग आयोडी होती है। ठीक है, और हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज होती हैं। ये सब क्या करती हैं, ये सब भी एक बैरियर मेथड के रूप में काम करती हैं। जो हार्मोन रिलीजिंग होती हैं वो हार्मोन्स को रिलीज़ करती हैं और हार्मोन्स को इम्बैलेंस कर देती हैं, जिससे फीमेल्स की प्रेगनेंसी नहीं हो पाती है।
ठीक है। अब देखिए ये कह रहा है आईयूडी इंक्रीज फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म विद इन द यूट्रस एंड द सीयू आयंस रिलीजिंग सप्रेशन एंड स्पर्म मोटिलिटी एंड द फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी ऑफ स्पर्म। देखिए ये कह रहा है, देखिए जो जो आपके कुछ आपके जो हार्मोन रिलीजिंग होती हैं वो हार्मोन्स को रिलीज़ करती हैं आयोडीज। कुछ आपकी ऐसी होती हैं आयोडीज जो कॉपर आयंस रिलीज़ करती हैं। कुछ आयोडीज ऐसी होती हैं जो आपके एंटीबॉडीज़ बढ़ा देती हैं, और एंटीबॉडीज़ क्या करती हैं, फैगोसाइटोसिस कर लेती हैं स्पर्म का। तो ये अलग अलग होती हैं, हार्मोन रिलीजिंग भी होती हैं और आपके हार्मोन रिलीजिंग भी होती हैं आयोडीज। और मैंने आपको बताया था हार्मोन रिलीज के अलावा और कौन सी होती हैं, बताइए जल्दी से मेरे को, कौन बताएगा जल्दी से, कमेंट्स बॉक्स में लिख भेजिए इस बात को आप मेरे को। चलिए एक होमवर्क और दे दिया मैंने आपको, इस बात को भी आप कमेंट्स बॉक्स में मुझे लिखकर भेजेंगे, ठीक है। 1 मिनट स्टूडेंट्स, थोड़ा सा आगे चला गया है, 1 मिनट थोड़ा सा नीचे कर लूँ मैं, कहाँ पर थे हम, 1 मिनट स्टूडेंट्स, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई, ज़्यादा आगे चला गया ये, है ना। हाँ देखिए ये रहा, 1 मिनट स्टूडेंट्स, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है, ये रहा स्पर्म, ठीक है। स्पर्म की जो मोटिलिटी यहाँ तक हम कर चुके थे। अब आयोडीज के बारे में हमने, हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज पे अब चर्चा चल रही थी हमारी। 1 मिनट स्टूडेंट्स, ठीक है। इन एडिशनल मेक द यूट्रस अनस्टेबल फॉर इम्प्लांटेशन एंड द सर्विक्स हॉस्टियल टू द स्पर्म। आयोडी आर आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर द फीमेल्स हु वांट टू डिले प्रेगनेंसी और स्पेस चिल्ड्रन। देखिए जो आयोडीज का यूज़ होता है इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस का, वो एक्सक्लूसिवली वो फीमेल्स के लिए होता है। दोज हु फीमेल्स डोंट वांट टू चाइल्ड्स एंड दोज हु फीमेल्स wants the gap between the childs, they use IUDs, intrauterine devices। ओके स्टूडेंट्स, समझ जाइए मेरी बात को। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए अब कुछ मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स भी होती हैं जिनका यूज़ किया जाता है, ठीक है, जिनको एक्सक्लूसिवली फीमेल्स यूज़ करती हैं, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। ये कह रहा है, देखिए ओरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्मॉल डोजेस ऑफ आइदर प्रोजेस्टेरोन और प्रोजेस्टेरोन ईस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन इज अनदर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स यूज्ड बाय द फीमेल्स। देखिए जो कॉन्ट्रासेप्टिव और कुछ जो पिल्स होती हैं, इन पिल्स का यूज़ जो फीमेल्स करती हैं उसमें हार्मोन्स होता है, वो हार्मोन्स के लेवल पे काम करती हैं, ठीक है। दे आर यूज्ड इन द फॉर्म्स ऑफ टैबलेट एंड हैंस आर प्रोबेबली कॉल्ड पिल्स। मैंने आपको बताया पिल्स का यूज़ करती हैं कुछ फीमेल्स, और उन पिल्स में क्या होता है, उन पिल्स में हार्मोन्स होता है, हार्मोन्स के लेवल पे पिल्स काम करती हैं, प्रोजेस्टेरोन ईस्ट्रोजन के लेवल पर, ठीक है। पिल्स हैव टू बी टेकन, और मैंने प्रोजेस्टेरोन और ईस्ट्रोजन का मैंने काम भी बताया था, एक बार देख लीजिए ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ठीक है, नहीं अगर भूल गए हो तो, ठीक है। पिल्स हैव टू बी टेकन डेली फॉर पीरियड 21 डेज स्टार्टिंग प्रेफरेबली विद इन द फर्स्ट 5 days ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल आफ्टर ए गैप ऑफ 7 days ड्यूरिंग विच मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। देखिए पिल्स का यूज़ किया जाता है, देखिए ये डिपेंड करता है आपकी प्रेगनेंसी के ऊपर कि प्रेगनेंसी कितने महीने की है। 1 महीने की है तो आप उसको आप 2 से 3 दिन आपकी यूज़ होती हैं पिल्स, 3 दिन 4 दिन तक आप यूज़ करो पिल्स को, ठीक है। मार्केट में बहुत ईजिली अवेलेबल होती हैं, ठीक है। और कुछ इमरजेंसी भी कुछ पिल्स होती हैं, आगे बताऊंगा, अगर चर्चा होगी तो आगे भी बताऊंगा आपको कुछ इमरजेंसी पिल्स क्या होती हैं, ठीक है। देखिए इट हैज़ टू बी रिपीटेड इन द स्मॉल पैटर्न टिल द फीमेल डिज़ायर टू प्रिवेंट कॉन्सेप्शन, दे इनहिबिट ओव्यूलेशन एंड इम्प्लांटेशन एज वेल एज अल्टर द क्वालिटी ऑफ सर्वाइकल म्यूकस टू प्रिवेंट
रिट्रीट एंट्री ऑफ स्पर्म। देखिए ये कह रहा है जो हार्मोन के लेवल पे जो पिल्स आती हैं वो किसको इनिबिट करती हैं, वो ओव्यूलेशन को वो इनिबिट करती हैं और इम्प्लांटेशन होने से रोक देती हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। लेकिन इनका भी बहुत साइड इफ़ेक्ट होता है, यदि कोई प्रॉपर यूज़ करता है तो इनका भी अधिक साइड इफ़ेक्ट हो जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं आपसे। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, देखिए पिल्स आर वेरी इफेक्टिव विद लेसर साइड इफेक्ट एंड आर वेल कॉन्ट्रासेप्टिव बाय द फीमेल्स, ठीक है। और ये क्या होता है, एक इफ़ेक्टिव मेथड्स में से भी एक माना जाता है पिल्स वाला मेथड, ठीक है। और इसके भी साइड इफ़ेक्ट होते हैं, लेकिन कुछ मेडिसिन्स ऐसी हैं जिनके अधिक होते हैं साइड इफ़ेक्ट, कुछ मेडिसिन्स ऐसी हैं जिनके कम होते हैं साइड इफ़ेक्ट, ठीक है। एक पिल्स है सहेली नाम से, सहेली द न्यू ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर द फीमेल्स कंटेन ए नॉन स्टेरॉइडल प्रिपरेशन। ये जो सहेली नाम की जो आपकी पिल्स है ये नॉन स्टेरॉइडल होती है और ये भी एक अच्छी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स में से एक मानी जाती है, ठीक है स्टूडेंट्स। देखिए नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। इट इज़ ए वंस ए वीक पिल्स विद वेरी फ्यू साइड इफेक्ट एंड हाई कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यूज प्रोजेस्टेरोन along or in combination with estrogen and also be used by the females injections or implant under the skin। अब देखिए कुछ फीमेल्स हैं जिनको आईओडीज का भी यूज़ नहीं करना, बेरियर मेथड्स का भी यूज़ नहीं करना, तो एक निडल्स आती है, वो निडल्स आपके बाजू के नीचे किससे होता है, आपके बाजू के नीचे स्किन में अंदर लगाई जाती है, वो भी हार्मोन्स के लेवल पे काम करती है। ये भी ऑलमोस्ट 10 ईयर्स तक काम करती है। इसकी एक मशीन आती है अलग से, हल्की सी उसे लगा दिया जाता है। इसमें मैंने ये डायग्राम दिखाया नहीं है, ठीक है, बस आपको बता दिया ये भी चीज़ होती हैं, ठीक है। देयर मोड ऑफ एक्शन इज सिमिलर टू डेट ऑफ पिल्स आर इफेक्ट पीरियड एज मच एज लॉन्गर, ठीक है। और देखिए ज़्यादा पिल्सों का और इन चीज़ों का यूज़ करने से जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उनके डेज भी आगे पीछे हो जाती हैं, प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द प्रोजेस्टेरोन और प्रोजेस्टेरोन ईस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन और आयोडीज विद 72 आवर्स ऑफ क्वाइटस हैव बीन फाउंड टू बी वेरी इफेक्टिव इमरजेंसी। देखिए कुछ इमरजेंसी कुछ पिल्स होती हैं, ठीक है, वो 72 आवर्स में दी जाती हैं। वो जब दी जाती हैं जब अनवांटेड प्रेगनेंसीज हो जाए या आपके कोई रेप केस हो जाए, तो उस टाइम पे ये 72 आवर्स में पिल्स को दिया जाता है और इससे जो अनवांटेड जो प्रेगनेंसी वो नहीं होती है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ये देखिए कॉन्ट्रासेप्टिव एज दे कुड बी यूज्ड टू अवॉइड पॉसिबल प्रेगनेंसी ड्यू टू रेप और कॉजल अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स। कुछ अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स भी कर लेते हैं, और जो अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स में जो इन्वॉल्व होते हैं मेल फीमेल्स या आपके रेप केस होता है उसमें भी आपको ये इमरजेंसी पिल्स होती है 72 आवर्स में दे दी जाती है, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं आपसे। अब ये देखिए सर्जिकल मेथड होता है, कुछ सर्जिकल मेथड्स होते हैं आर आल्सो कॉल्ड स्टरलाइजेशन आर जनरली एडवाइज फॉर द मेल एंड फीमेल्स पार्टनर एज ए टर्मिनल मेथड टू प्रिवेंट एनी वन मोर प्रेगनेंसीज, ठीक है। सर्जिकल इन्वेंशंस ब्लॉक गैमेट्स ट्रांसपोर्ट एंड देयर बाई प्रिवेंट कॉन्सेप्शन। अब देखिए जो सर्जिकल मेथड्स होता है, सर्जिकल मेथड्स में दो चीज़ आती हैं, वासेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी। ये भी डॉक्टर्स की हेल्प से किया जाता है सर्जिकल मेथड। जो वासेक्टोमी होती है उसमें मेल की वास डिफरेंशिया को कट करके उसको टाई कर दिया जाता है, बांध दिया जाता है, तो उससे क्या है स्पर्म बाहर नहीं निकल पाते और बॉडी रीएब्जॉर्ब कर लेती है स्पर्म को, जो स्पर्म बन रहे होते हैं टेस्टिस में। और फीमेल्स के अंदर जो फैलोपियन ट्यूब होता है उसको कट करके टाई कर दिया जाता है, बांध दिया जाता है, उसमें जो ओवम होता है उस तक स्पर्म नहीं पहुंच पाता है और वापस ओवम फैलोपियन ट्यूब में ख़त्म हो जाता है। फीमेल में फैलोपियन ट्यूब के कट करने को हम ट्यूबेक्टोमी बोलते हैं, मेल में हम वासेक्टोमी बोलते हैं, वास डिफरेंशिया के कट करने को, ठीक है स्टूडेंट्स।
चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं आपसे। ये वही बात कह रहा है जो मैंने अभी समझाया है। स्टेरिलाइजेशन प्रोसीड इन द मेल कॉल्ड वासेक्टोमी, मेल में वासेक्टोमी बोलते हैं, फीमेल में ट्यूबेक्टोमी बोलते हैं। अभी मैंने आपको जस्ट समझाया है। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए वासेक्टोमी में वास डिफरेंशिया को कट कर दिया जाता है, ठीक है, और ट्यूबेक्टोमी में आपके ये लिखा हुआ है फेलोपियन ट्यूब को कट कर दिया जाता है। मैंने पॉइंट हाईलाइट इसलिए किए हुए हैं ताकि आपको ईजिली समझ में आ सके हर चीज़ स्टूडेंट्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं आपसे। देखिए नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है दिस टेक्निक आर हाईली इफेक्टिव बट देयर रिवर्सेबल इज़ वेरी पुअर। देखिए ये सब टेक्निक वेरी हाई होती हैं और ये रिवर्सेबल भी हो जाती है, यानी कि सर्जिकल मेथड से आप इसको वापस सही भी कर सकते हैं। ठीक है, इट नीड टू बी एम्फेसिस दैट द सिलेक्शन ऑफ सुटेबल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड एंड इट्स यूज should always be undertaken in consulting with qualified and medical professionals डॉक्टर। देखिए और इन सब चीज़ों को क्या है डॉक्टर की एडवाइस से किया जाता है और कुछ एक्सपर्ट डॉक्टर और नर्सेस होती हैं वही इन मेथड्स का यूज़ करती हैं और वही आपको एडवाइस करती हैं आपको कौन सा मेथड वो आपको जब कोई कपल्स जब डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर्स कई सारे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स को बताता है, फिर बताता है आपके लिए कौन सा बेटर है कौन सा बेटर नहीं है, या आप खुद भी चुन सकते हैं। डॉक्टर इस चीज़ पे कोई फोर्स नहीं करते हैं, फिर उसके अनुसार काम किया जाता है। लेकिन सब चीज़ें आपके जो वेल क्वालिफाइड और एक्सपर्ट डॉक्टर्स होते हैं उनकी हेल्प से ही ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं आपसे हम। वन मस्ट आल्सो रिमेंबर दैट कॉन्ट्रासेप्टिव आर नॉट रेगुलर रिक्वायरमेंट फॉर द मेंटेनेंस ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ये कह रहा है देखिए इन चीज़ों को हम लगातार यूज़ नहीं कर सकते हैं। यदि आप लगातार यूज़ करेंगे तो आपकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे बहुत बड़ा असर पड़ेगा। ठीक है, इनफैक्ट दे आर प्रैक्टिस अगेंस्ट ए नेचुरल रिप्रोडक्टिव इवेंट्स कॉन्ट्रासेप्शन प्रेगनेंसीज। वन इज फोर्स टू यूज these medicines either to prevent pregnancy or the delay or space प्रेगनेंसी ड्यू टू पर्सनल रीज़न। देखिए इन सब जब बैरियर मेथड, आईयूडीज मेथड, अनवांटेड प्रेगनेंसीज, देखिए ये इन सब मेथड्स का यूज़ व्यक्ति जब करता है जब कुछ पर्सनल रीज़न हो या फिर बच्चों के बीच में कोई अंतर रखना चाहता हो। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं आपसे हम। देखिए नो डाउट द वाइड स्प्रेड यूज ऑफ द मेथड हैव ए सिग्निफिकेंटली रोल इन चेकिंग अनकंट्रोल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। और इन मेथड से क्या है आज हम पॉपुलेशन को भी कंट्रोल कर पा रहे हैं। हाउएवर दिस पॉसिबल इल्स इफेक्ट लाइक, और इन मेथड्स का अधिकतर यूज़ करने से क्या होता है देखिए कुछ साइड इफ़ेक्ट भी क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कि आपके नोजिया हो सकता है, एब्डोमल पेन भी हो सकता है, ब्लीडिंग भी हो सकती है, ठीक है, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग भी हो सकती है, आगे पीछे भी हो सकती है। ठीक है, और ब्रेस्ट कैंसर के भी इसमें चांसेस बन जाते हैं 1%। तो हमें इस चीज़ को कहीं हद तक अवॉइड भी करना चाहिए, ऐसे मेथड यूज़ करने चाहिए जो हमारे को सही लगें। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसी के साथ मैं लेक्चर को समाप्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे, गुड बाय।